गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम आहार नाल कंप्लीट कर चुके थे। आज इसका एक क्वेश्चन बाकी था हमारे जो इस पार्ट में है सहायक पाचक ग्रंथियाँ। तो चलिए आइए हम आज सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे ग्रंथियाँ। ग्रंथियों में आज हमारी पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि। कौन सी? लार ग्रंथि। ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, लार ग्रंथियाँ मुख में पाई जाती, लार ग्रंथि मुख में पाई जाती है। ठीक है, और ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की होती है? ये होती है सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और पेरोटिड। ठीक है, आइए हम एक एक को ध्यान से देख लेते हैं। इसमें हम पहले देखते हैं सब मैक्सिलरी को। सब लिंगुअल को देख लेते हैं। सब लिंगुअल ये संख्या में 1 होती है और स्थिति कहाँ से? जीभ के नीचे की ओर होगी। कहाँ होगी? जीभ के नीचे की ओर। ये लार ग्रंथि है। सबसे छोटी पार्थोलिन की नलिका कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? पार्थोलिन की नलिका भी कहते हैं। दूसरी देख लेते सब मैक्सिलरी ग्रंथि। ये भी संख्या में 1 जोड़ी होती है। स्थिति कहाँ होती है इसकी? ये इसकी से दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर होगी। लार नलिका कौन सी? इसकी क्षारीय नलिका वाटसन की नलिका कहलाती है, जो निचले कृंतक दंत के समीप खुलकर लार का स्राव करती है। और तीसरे प्रकार की ग्रंथि है हमारे पास पेरोटिड ग्रंथि। ये भी 1 जोड़ी होती है। इसका आकार सबसे बड़े आकार की लार ग्रंथि है। कौन सी? पेरोटिड ग्रंथि। स्थिति कर्ण गुहा के ठीक नीचे की ओर स्थित होती है। तो इसकी लारीय नलिका को क्या कहते हैं? स्टेंसन की नलिका कहते हैं। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा। पेरोटिड ग्रंथि के वायरस संक्रमण से मम्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, या मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लीजिएगा। पेरोटिड ग्रंथि के वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होता है? तो गलसुआ या मम्स नामक रोग हो जाता है। आइए हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इसका ये डायग्राम है। ये पेरोटिड ग्रंथि कान के जस्ट नीचे और इसकी नलिका को क्या कहते हैं? स्टेंसन की नलिका कहते हैं। उसके बाद ये मुख गुहा के संधि स्थल पर इसे सब मैक्सिलरी इसकी जो नलिका है उसको कहते हैं वाटसन की नलिका। और लास्ट है सबलिंगुअल ग्रंथि। इसकी जो नलिका है उनको कहते हैं बार्थोलिन नलिका। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ग्रंथि है यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यह डायफ्राम के नीचे स्थित द्विपालिका ग्रंथि है और इसका वजन 1.2 kg से 1.5 kg तक होता है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यकृत की कोशिका हिपेटोसाइट्स कहलाती है। याद रख लीजिएगा, क्या कहलाती है? हिपेटोसाइट्स कहलाती है। यकृत में कुफ्फर कोशिकाएं पाई जाती है जो मृत आरबीसी का विघटन करती है, जिसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते हैं। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आप बाद में पढ़ेंगे। मतलब मूत्र का पीला रंग, मल का रंग, ये किसके कारण होता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण। ठीक है, यकृत की दाहिनी पाली से पित्ताशय लगा रहता है जो पित्त का अस्थायी संग्रहण करता है। तो पित्त का संग्रहण कहाँ होता है? यकृत में। आप ऊपर डायग्राम देख सकते हैं। ये बायां आलिन और ये दायां आलिन। ठीक है, और ये दायां आलिन से पित्ताशय जुड़ा होता है और ये ऊपर डायफ्राम। ठीक है, ये यकृत का चित्र। अब देख ले यकृत के कार्य। यकृत का कार्य क्या है? देखो, पित्त का निर्माण करना, यूरिया का निर्माण करना, हिपेरिन निर्माण, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण करना। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एल्कोहल का उपापचय भी कौन करेगा? तो यही करेगा। सातवां है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, जिसे ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज जो हमने कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया, मतलब भोजन ग्रहण किया, उसको संचित कौन कर? संचित किस रूप में होगा? वो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाते हैं। ठीक है, ये ग्लाइकोजन का इस्तेमाल करके ऊर्जा प्राप्त करना, जिसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। अमीनो अम्ल, वसी अम्ल व ग्लिसरॉल को ग्लूकोज में बदलना, इसे क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजिनेसिस कहेंगे। ठीक है, ग्लूकोज से वसा का बनना लिपोजिनोसिस कहलाता है। ठीक है, और भी इसके कार्य देख लेते हैं। विटामिन ए का संश्लेषण करना, विटामिन ए, B12 और डी का संचय करना, वो एल्कोहल का उपापचय करना। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट ग्रंथि है हमारे पास अग्नाशय ग्रंथि। यह मिश्रित ग्रंथि है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, मतलब अंतःस्रावी और बहिस्रावी। ठीक है, और ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो रासायनिक पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? हार्मोन। ठीक है, बहिस्रावी भाग की कोशिका एसिनी सेल्स कहलाती हैं, जो अग्नाशय रस स्रावित करती है, जिसे पेनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट जो ग्रंथियाँ थी उनको हमने देख लिया। अब इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को देखेंगे और ये पाचन करते हैं कैसे उसको देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाचन की क्रिया, पाचन क्रिया में ये जो हार्मोन निकल रहे कार्य कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले अम्लीयता को दूर करने के लिए ये क्वेश्चन था CET 2019 में कि अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये किसका उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH का, ठीक है। मुख गुहिका में पाचन, मुख में पाचन कहाँ से होता है, लार से। लार कौन सी ग्रंथि द्वारा असर होता है, मुख में जो मुख की ग्रंथि होती है उसके द्वारा, लार ग्रंथि द्वारा। तो लार ग्रंथि जो pH कितना होता है इसका, इनका pH होता है 6 से 7 या पर्टिकुलर बदल 6.8। माध्यम कैसा था, हल्का अम्लीय, 7 से कम है तो अम्लीय ही होगा। अब इसके द्वारा स्रावित एंजाइम देख लेते हैं कौन कौन से। मुख गुहा द्वारा, ठीक, जो मुख की जो ग्रंथि उसके द्वारा स्रावित हार्मोन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लारी ग्रंथियों द्वारा ये लारी ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम्स देख लेते हैं। टाइलिन, इसे क्या लारी एमिलेस भी कहते हैं। ये क्या करता है, टाइलिन क्या करेगा, स्टार्च का पाचन करेगा। दूसरा है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करेगा, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। क्या करता है लाइसोजाइम, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च को पहले माल्टोज में बदलेगा। मुख गुहा में पाचन के पश्चात बोलस बनता है। जैसे हमने भोजन किया, भोजन का पाचन मुख से शुरू हुआ और मुख में जो अम्लीय माध्यम बना उसको क्या कहेंगे, उस निवाले को तो बोलस कहते हैं। ये आप याद रखना, ठीक है। आगे फिर इसके रिलेटेड कुछ नाम आएंगे, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे, मुख में भोजन के पाचन को बोलस कहते हैं। ग्रसनी व ग्रसिका में पाचन की क्रिया नहीं होती, ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। आमाशय में पाचन की क्रिया, मुख में लार, सबसे पहले तो क्या होगा, मुख में लारी ग्रंथि और यहाँ से पाचन शुरू हुआ, उसके बाद ग्रसनी और ग्रसिका में तो पाचन होगा नहीं, ये सीधा कहाँ जाएगा, आमाशय में भोजन। आमाशय में का, अब आमाशय में भोजन का क्या होता है देख लेते हैं। आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं जो जठर रस का स्त्राव करती हैं, ठीक है। अब जठर रस में कौन कौन से एंजाइम है ये देख लेते हैं। पहले तो जठर रस का pH क्या होता है, ये 0.9 से 1.5 तक, मतलब तीव्र अम्लीय प्रकार का होता है। और इसके एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, अग्नाशय में आमाशय द्वारा स्रावित एंजाइम कौन देख लेते हैं। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन का कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन होगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन। प्रोरेनिन, प्रोरेनिन इसका कार्य है प्रोटीन का पाचन। इसके बाद एक और होता है, इसको कहते हैं एमाइलेस, एमाइलेस का कार्य क्या है, स्टार्च का पाचन। और एक है लाइपेस, लाइपेस का कार्य है वसा का पाचन। देखो दोस्तों ये जितने भी एंजाइम है वो हम आपको एक ट्रिक के द्वारा समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ एमाइलेज और लाइपेस नहीं के बराबर पाचन करते हैं, ठीक है, क्योंकि एमाइलेज और लाइपेस आगे फिर आएंगे छोटी आंत और बड़ी आंत में, ठीक है। एक और होता है HCl और एक होगा कैस्टल। तो HCl एक अम्ल है, तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि ये अम्ल है उसके बाद पेट को जला क्यों नहीं देता। क्यों नहीं जलाता, इसका कारण है क्योंकि आमाशय के आंतरिक भाग में श्लेष्मा की परत होती है जो जलने नहीं देती। किसके कारण पेट नहीं जलता, पेट में HCl है उसके बाद पेट नहीं जल रहा, मतलब आमाशय नहीं, उसका कारण क्या, क्योंकि आंतरिक भाग में, आमाशय के आंतरिक भाग में श्लेष्मा की परत होती है इसलिए नहीं जलता, ठीक है। एक और एंजाइम होता है जठर रस में, पेप्सिनोजन, ये निष्क्रिय अवस्था में होता है। HCl इसको सक्रिय बनाता है और पेप्सिनोजन को किस में बदलेगा, पेप्सिन में, ठीक है। एक होता है प्रोरेनिन, ये भी निष्क्रिय अवस्था में होता है, इसको जब HCl के साथ क्रिया करेगा तो ये किस में बदलेगा, रेनिन में बदलेगा, ठीक है। शिशु में प्रोटीन का पाचन या दूध का स्कंदन रेनिन करता है, कौन करेगा, रेनिन। दूध से दही का कार्य भी कौन करता है, रेनिन ही करता है। क्रिस्टल कारक B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। विटामिन B12 RBC के परिपक्वन के लिए आवश्यक है। आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है, याद रखना, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि एमाइलेज और लाइपेस, जो मतलब लाइपेस जो वसा का पाचन वो नहीं के बराबर होता है, तो यहाँ पाचन नहीं कर, वसा का पाचन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ मुख्यतः किसका, प्रोटीन का पाचन होगा, ठीक है। आमाशय में मुख्यतः पाचन के पश्चात काइम, जैसे हमने कहा मुख, हमने मुख में जो भोजन का पचन है उसको क्या, बोलस कहते हैं। अब जो आमाशय में भोजन पचा है उसे क्या कहते हैं, काइम कहेंगे। क्या कहेंगे, काइम। तो आप एक अलग पेज में इसको लिख लीजिएगा, बोलस और काइम। इसके बाद आएगा भोजन का, छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत में, छोटी आंत में पित्त, छोटी आंत में जैसे अग्नाशय और
यकृत द्वारा जो पित्त का निर्माण हुआ था उसका देख लेता हूँ, अम्लीय मतलब माध्यम देख लेते। पीएच ये था 7 से 8, माध्यम क्या था, हल्का क्षारीय। इसमें सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट होते हैं जो पित्त लवक होते हैं। इसका मतलब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये जैसे हमने ये पित्त वर्णक है, वर्णक कार क्या है, रंग प्रदान करते हैं। हमने बताया था आपको मूत्र का रंग, मल का रंग, ये किसके कारण बदल जाता है, ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण। लिसिथिन और कोलेस्ट्रॉल ये पित्त वसा है, ठीक है। पित्त पाचक एंजाइम नहीं है, यह वसा का पाइसीकरण करता है, ठीक है, क्योंकि पाचन का एंजाइम तो आमाशय में हो गया था। वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में परिवर्तित करना पाइसीकरण कहलाता है। पाइसीकरण किसे कहते हैं, वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में परिवर्तित करना पाइसीकरण कहलाता है, ठीक है। पित्त वसा में घुलनशील विटामिन कौन, ए डी ई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट अग्नाशय रस देख लेते हैं, छोटी हाथ होगी। अब अग्नाशय रस, अग्नाशय रस का पीएच कितना होता है, ये 8 से 9, पर्टिकुलर बोले तो 8.6 और ये क्षारीय माध्यम होता है। अग्नाशय में एंजाइम कौन कौन से होते हैं, अग्नाशय में एंजाइम ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है, एमाइलेज होगा, लाइपेज होगा और न्यूक्लियस होगा। ये ऊपर भी थे। एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च का पाचन करेगा, लाइपेज वसा का पाचन। आपने देखा ऊपर आमाशय में वसा का पाचन नहीं होता, तो यहाँ लाइपेज फिर आएगा और वसा का पाचन करेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करेगा। न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए आरएनए, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन देखा, हमने देखा तो ट्रिप्सिनोजन का क्या कार्य, ये निष्क्रिय अवस्था में होता है, उसमें एंटोरोकाइनेज नामक एक एंजाइम आता है जो इसे सक्रिय करके किस में बदलेगा, ट्रिप्सिन में बदलेगा। ट्रिप्सिन सक्रिय और ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय, ठीक है। अब आगे आ जाएगा आत्रीय रस। आत्रीय रस सक्कम एंटीरिकस, ठीक है। आप आत्रीय रस याद रखा, इसका पीएच होता है 7.5 से 8, यह क्षारीय माध्यम होता है। आत्रीय रस में कौन कौन से एंजाइम, यह था इरिप्सिन। इरिप्सिन क्या, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। यहाँ हमने कुछ लाइनें ऐड कर ली है, हम इसको देख लेते हैं। यह एंटोरोसाइट सेल्स आत्रीय रस स्रावित करती है। भोजन का पूर्ण पाचन आत्रीय रस करता है। भोजन का पूर्ण पाचन कौन करेगा, आत्रीय रस करता है। आत्र में पाचन के पश्चात काइल बनती है, क्या बनेगी, काइल। आगे आत्र ही हम देख रहे हैं, आत्र माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रस ये स्टार्च का पाचन करती है। लाइपेज वसा का पाचन करेगी। न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज ये न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करती है, ठीक है। ये न्यूक्लिक आ रहा है तो न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित होगा, इतना याद रखो। माल्टोज से अन्य शर्करा है। ये जो माल्टोज है, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में टूटेगा। लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा। और सुक्रोज, इस सुक्रोज को कैन शुगर भी कहते हैं, ठीक है। लैक्टोज को दूध शर्करा और सुक्रोज को कैन शर्करा, गन्ना शुगर कहते हैं। सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटेगी। नेक्स्ट है मुख्यतः पाचन क्रिया ग्रहणी में होती है। मुख्यतः पाचन की क्रिया ड्यूडेनम, छोटे हाथ के हमने आपको बताए थे 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा बड़ी हाथ। बड़ी हाथ में पाचन, बड़ी हाथ में पाचन क्रिया नहीं होती। बड़ी आंत का कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना है, वह मल का निर्माण करना है। ये पटवारी में आया था अभी क्वेश्चन 2000 अभी जो हुई वो 24-25 में कब हुई वो। अवशोषण सरलतम पोषक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल आदि का आंत्र से रक्त में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण क्या कहलाएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल आदि का आंत्र से रक्त में पहुंचना अवशोषण कहलाता है, ठीक है। अवशोषण क्रिया मुख्यतः इलियम में होती है। और स्वांगीकरण, जो हमने लास्ट में बताया, ये पाचन का भाग नहीं है, इसको देख रहे हैं हम। स्वांगीकरण एसिमिलेशन, रक्त से पोषक पदार्थों का कोशिकाओं में पहुंचना स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है, मतलब खाना लगना। इसमें हार्मोन कौन कौन से कार्य करते हैं, गैस्ट्रीन, ये आमाशय द्वारा स्रावित होता है। कार्य क्या इसका, जठर रस स्त्रावण को प्रेरित करता है। एंटेरोगेस्टोल, ये ग्रहणी द्वारा जठर रस का संदमन करता है, ठीक है। हिपेटोक्रेनिन, ये ग्रहणी द्वारा स्त्रावित होता है और यकृत से पित्त रस का स्त्रावन करता है।
एंटेरोकाइनिन ये भी ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है और एक आत्तीय रस का स्राव करता है। ठीक है, कोलिस्टोकाइनिन ये भी ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय से पित्त को मुक्त करता है। तो दोस्तों आज हमने पाचन पूरा कंप्लीट कर लिया। अब अगर आप पीछे मतलब वीडियो में कंफ्यूज हुए एंजाइम से, तो हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक से समझा देते हैं। तो आमाशय में जो एंजाइम कार्य करते हैं उनको देख लेते हैं। आमाशय में एंजाइम, इसमें कौन सा म्यूकस झिल्ली होती है। ठीक है, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेस ये कहाँ हो जाएंगे, आमाशय में। आमाशय में MRPL याद रखना। MRPL से क्या होगा, म्यूकस झिल्ली, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेस हो जाएगा। नेक्स्ट अग्नाशय के एंजाइम देख लेते हैं। अग्नाशय में एंजाइम और टेल याद रखना, TEL। टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन, ई से होगा इमाइलेज और एल से होगा लाइपेस। ठीक है, और हमने बताया लाइपेस का कार्य वसा का पाचन। एक और होगा आंत में एंजाइम। आंत में कौन कौन से एंजाइम देखे थे हमने, तो इसमें ये ट्रिक है, ये SMELL याद रखना। इसमें कौन सा सुक्रेस, माल्टेस, इरेप्सिन, लाइपेस और लैक्टेस हो जाएगा। और यकृत में पित्त बनता है, पित्त कोई एंजाइम नहीं होता है, और पित्त का स्टोर पित्ताशय में होता है। ठीक है, पित्त बनता कहाँ है, यकृत में, और स्टोर कहाँ होगा, पित्ताशय में। और पित्त क्या करता है, वसा का पायसीकरण। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा इसका मतलब वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे ऐसे वीडियो लेते हैं। ठीक है, और आपको अगर किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।